गाइज रेड टेप शूज़ के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। ये कंपनी शूज़ बनाने के लिए फेमस है। अब इस कंपनी का ब्रांड तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लास्ट 3 ईयर से हो क्या रहा था ना कि फुटवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी स्लो डाउन चल रहा था, जिसकी वजह से इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्लो होने लगी। लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी के Q4 FY26 के रिजल्ट्स आए और कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साथ में कंपनी की मैनेजमेंट ने ये तक बोला अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि वो गोइंग फॉरवर्ड अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो गाइस आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि लास्ट 3 ईयर से फुटवेयर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, और उसके बाद हम रेड टेप के बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे और साथ में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फुटवेयर इंडस्ट्री ने लास्ट 5-6 ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया। अब गाइस एज यू ऑलरेडी नो कि जैसे ही कोविड आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम से पूरी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी और एकदम से इन कंपनीज का बिजनेस बिल्कुल स्लो डाउन हो चुका था, क्योंकि अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम बाहर ही नहीं निकल सकते, हम शूज खरीदेंगे कैसे। तो ये कंपनीज जो थी ना, इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब रही। फिर जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुए तो एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट के अंदर, जिसको बोला गया रिवेंज बाइंग। अब रिवेंज बाइंग क्या होता है? अब 2 साल से जब लोग घर बैठे हुए हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कुछ खरीद नहीं रहे, तो जैसे ही एकदम से लॉकडाउन ओपन हुआ तो सबसे पहले लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि जो भी उनकी नेसेसिटीज थी उन्होंने उनको जाके बाय करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही उनको बाय करना शुरू करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत फास्ट ग्रो करने लगी, जिसकी वजह से फुटवेयर इंडस्ट्री ओवरऑल ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब ये सब 2022 के एंड तक चलता रहा और फुटवेयर इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म करती रही। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ओवरऑल फुटवेयर इंडस्ट्री के सारे डायनामिक्स जो थे ना, वो काफी नेगेटिव हो गए। सबसे पहले क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स बढ़ा दिए। जिन फुटवेयर के ऊपर सिर्फ 5% का जीएसटी लगता था, गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके 12% पे लेकर चली गई, जिसकी वजह से इन फुटवेयर इंडस्ट्री को अपने प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ गया। अब गाइस दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था ना, दैट वाज मैसिव इंक्रीज इन रबर प्राइसेस। गाइस रबर जो है ना, वो फुटवेयर इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। हुआ क्या, रबर जो 100 रुपीज पर केजी में मिल जाता था, उसके प्राइसेस ना बहुत स्टीप इंक्रीज कर गए थे, फ्रॉम 100 रुपीज पर केजी टू 300 रुपीज पर केजी। अब इतना मैसिव इंक्रीज आया क्यों? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रबर जो है ना, वो कौन सी कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। देखो वर्ल्ड के अंदर 90% जो रबर जो है ना, वो 3 कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, थाईलैंड, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। हुआ क्या, इंडोनेशिया के अंदर ना बहुत हैवी रेनफॉल आ गई, जिसकी वजह से इसकी जो पूरा जो प्लांटेशन जो थी ना, वो काफ़ी ख़राब हो गई। और हुआ क्या, इसकी वजह से रबर जो था ना, उसकी प्रोडक्शन उतनी इंडोनेशिया नहीं कर पाया। अब एक तरफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही थी बिकॉज ऑफ द रिवेंज बाइंग। तो एक तरफ तो रबर की डिमांड बहुत स्ट्रांग चल रही थी और दूसरी तरफ सप्लाई के अंदर डिसरप्शन आ गई, जिसकी वजह से रबर के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इंक्रीज कर गए। तो गाइस एक तरफ तो गवर्नमेंट ने जीएसटी इंक्रीज कर दिया और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो इन कंपनीज के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया टू इंक्रीज द प्राइसेस। साथ में क्या हुआ ना, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज कर गए थे, जिसकी वजह से हमारी पूरी कंट्री के ऊपर ना ऑलरेडी इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के अंदर आने लग गई। जैसे इन्फ्लेशन आई तो आप ये समझ लो, एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी आ गई है। तो गाइस जैसे ही कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आई, उसकी वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और उन्होंने फुटवेयर को डिमांड करना कम कर दिया, जिसकी वजह से इन कंपनी की जो सेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गई। तो गाइस इन रीजंस की वजह से फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी स्लो डाउन आ गया और वो अगले 2 से 3 साल तक कंसिस्टेंटली चलता रहा। तो गाइस अब हमको फुटवेयर इंडस्ट्री के ओवरऑल डायनामिक्स तो समझ आ गए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेड टेप का बिजनेस मॉडल एक्चुअली है क्या। अब गाइस रेड टेप जो है ना, वो 3 सेगमेंट के अंदर मेजरली काम करती है। पहला सेगमेंट है फुटवेयर सेगमेंट, मतलब 63% कंपनी के जो रेवेन्यू है वो फुटवेयर से आते हैं। फिर आता है अपैरल सेगमेंट, 34% कंपनी के रेवेन्यू अपैरल से आते हैं और 3% आते हैं बाकी की एक्सेसरीज से। तो ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर है। करंटली कंपनी के पास 550 शोरूम्स हैं और उनकी 70% ऑफ ओवरऑल सेल्स इन रिटेल शोरूम्स के थ्रू ही आती है और बाकी की 30% सेल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आती है। अब इसके अंदर कौन कौन से चैनल्स होते हैं, जैसे उनकी खुद की वेबसाइट हो गई, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा और बाकी की ऑनलाइन प्लेसेस। अब गाइस हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल शोरूम्स के बारे में। अगर कंपनी अपना खुद का शोरूम खोलती है तो उसे इनिशियली बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट करनी पड़ेगी, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी, उनको ओवरऑल डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, उनको काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, तो बहुत सारा उनका खर्चा रहता है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि वो अपने प्रोडक्ट को MRP के ऊपर बेच सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर और उन्हें किसी को कोई कमीशन देने की नीड नहीं है। तो देखो ऐसा होता है ना, रिटेल शोरूम्स जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर उनके अंदर फुटफॉल अच्छा रहे, क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर फुटफॉल अच्छा हो गया
गया तो वो इसके अंदर से बहुत अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम कब आएगी कि अगर फुटफॉल उतने आ नहीं रहे तो फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर बात करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की। अब गाइस एक बात समझो, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है ना, एक तो कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगी तो उनको फिक्स कॉस्ट तो डेफिनेटली नहीं देनी, क्योंकि उनको कोई शोरूम नहीं चाहिए, उनको कोई सैलरी नहीं देनी, लेकिन वहां पर क्या करना पड़ता है ना, काफ़ी डिस्काउंट देने पड़ जाते हैं। तो पहली कॉस्ट उनकी वो आ जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनको लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट लेना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आप कुछ भी अमेजॉन से बाय करते हो या फ्लिपकार्ट से बाय करते हो तो वो प्रोडक्ट जो है ना उसको घर पे डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर करने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आती है जो कि कंपनी को बेयर करनी पड़ती है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्लेटफॉर्म कमीशंस। अब सोचो, अमेजॉन अगर आपको आपका प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर रहा है तो वो अपनी कमीशंस भी चार्ज करेगा। तो होता क्या है ना, इसके अंदर कंपनी के मार्जिन जो है ना वो काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन कंपनी फिर भी इसके अंदर क्यों अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स मिल जाती हैं और होता क्या है, पूरे इंडिया के अंदर आपकी मार्केट खुल जाती है, आप कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर वॉल्यूम गेम ज़्यादा रहता है और मार्जिन थोड़े से कम रहते हैं। अब थर्ड और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो चैनल है दैट इज द कंपनीज वेबसाइट। गाइस एक बात समझो, अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर सीधे बाय करते हो तो पहली चीज़, कंपनी को फिर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कंपनी को कोई मार्केट कमीशन भी नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है। अब यहाँ पर आप कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो और कंपनी उसको आपके घर पे डिलीवर करवा देती है, क्योंकि कोई मिडिलमैन नहीं है और कोई फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। तो कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है ना वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ही आता है। गाइस अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। गाइस होता क्या है ना, रेड टेप के जो मेजर जो प्रोडक्ट रेंज जो है ना वो 1000 रुपीज से 2500 रुपीज तक के शूज ये यूजुअली बनाती है। अब इसी कैटेगरी के अंदर क्या हुआ था, पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स बढ़ा दिए थे, लेकिन अभी सितंबर 2025 के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फिर से जीएसटी रेट्स को कट करके 12% से वापस 5% कर दिया। तो गाइस जैसे ही गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट को कट किया तो इनके ऊपर जो प्राइसिंग प्रेशर जो चल रहा था ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया। तो गाइस अब आप ये सोचो कि 70% जो कंपनी की सेल्स जो थी ना वो इसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आ रही थी, और इसके अंदर जीएसटी रेट कट होने की वजह से इनको बहुत मैसिव बेनिफिट हो रहा है। अब गाइस इसका इंपैक्ट कंपनी के Q4 FY26 के रिजल्ट्स के अंदर भी दिखा। मतलब कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स जो थी Q4 ओवर Q4 वो 30% से इंक्रीज कर गई, और साथ में मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है फॉर द फ्यूचर। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि करंटली कंपनी के पास 550 शोरूम्स हैं, और कंपनी की मैनेजमेंट ने इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये बोला कि अगले एक साल के अंदर वो 200 से 250 नए शोरूम्स ओपन करेंगे। तो एक बात समझो, एक तरफ तो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हो रही है, और मैनेजमेंट ने साथ में ये भी बोला कि अगले 1 to 2 ईयर्स तक वो इजीली इस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। और साथ में क्योंकि मैनेजमेंट इतने नए शोरूम्स खोल रही है तो इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं डिमांड गोइंग फॉरवर्ड अच्छी दिख रही है। अब गाइस ये तो समझ आ गया कि सेल्स अच्छी हो रही है और मैनेजमेंट जो है वो केपेक्स भी अच्छा खासा कर रही है, साथ में ना उनके मार्जिन भी गोइंग फॉरवर्ड काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मार्जिन भी एक्सपैंड कर सकते हैं। देखो हुआ क्या ना, अभी रेड टेप ने रिसेंटली ना एक नया ब्रांड ओपन किया जिसको बोलते हैं ओजाक। अब गाइस ओजाक जो है ना वो हाइकिंग शूज बनाता है, ट्रैकिंग शूज बना रहा है और एडवेंचर शूज ज्यादा बना रहा है, जिसकी प्राइस रेंज भी ना काफी ज्यादा है। तो होता क्या है कि अगर कंपनी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी तो गोइंग फॉरवर्ड उनके जो प्राइस ग्रोथ जो है ना वो काफी अच्छी हो पाएगी। कहने का मतलब क्या, उनके गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन इंप्रूव करने वाले हैं। अब गाइस देखा जाए तो कंपनी में पोटेंशियल तो बहुत है, और कंपनी ने सेल्स भी अच्छे रेट पर ग्रो करी, और साथ में कंपनी केपेक्स भी कर रही है, कंपनी नए नए शोरूम्स भी खोल रही है। मतलब आप ये समझो कि जो 550 शोरूम्स उनके पास थे, गोइंग फॉरवर्ड 1 ईयर के अंदर कंपनी ये बोल रही है कि वो 200 से 250 नए शोरूम्स खोल देगी। अगर इतने शोरूम्स वो खोल देगी तो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 35 to 45% इन अ सिंगल ईयर। अब गाइस देखा जाए तो है तो ये बहुत अच्छे साइंस, लेकिन हमको दो रिस्क के ऊपर भी बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। पहला रिस्क क्या है कि फुटवेयर इंडस्ट्री ओवरऑल ना अभी तक स्ट्रगल ही कर रही है। मतलब रेड टेप के अलावा अगर आप किसी भी और कंपनी के बारे में बात करो तो वो अपने रेवेन्यू को ग्रोथ करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। और दूसरी चीज क्या है, रेड टेप जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रखी है। अब लेकिन यार इतना आसान नहीं होता इसको एग्जीक्यूट करना। मतलब कंपनी ने आज तक 500 शोरूम्स ही खोले हैं, अब वो बोल रहे हैं 200 से 250 शोरूम्स और खोल देंगे, तो यहाँ पर ना एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, पोटेंशियल है, लेकिन कितना एग्जीक्यूट कर पाएगी दैट रिमेन्स टू बी सीन। और इसी के लिए हमको कंपनी को ट्रैक जरूर करना पड़ेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच यू इन माय इक्विटी रिसर्च बूट कैंप, जिसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको एक कंपनी को ट्रैक करना है तो आपको कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिससे आप कॉन्फिडेंटली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाओगे। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।